SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन आयोग योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करता है और अपात्र नामों को हटा देता है। इस बार यह प्रक्रिया 25 जून 2025 को शुरू हुई और 26 जुलाई 2025 को ख़त्म हुई और फाइनल और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया। इसके साथ ही 30 सितंबर 2025 को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। SIR की प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, जिनमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख गलत प्रविष्टियां शामिल थे। अब मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के लोग या SIR के पक्ष वाले लोग ये कहते थे कि SIR प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ा जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो 65 लाख नाम काट दिए गए उनमें से कितने बांग्लादेशी हैं, कितने घुसपैठिए हैं और कितने विदेशी नागरिक शामिल है, ये क्यों नहीं बताया गया। तो आज बीजेपी ने तो ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय कुमार जी। तो मृत्युंजय जी से हम बातचीत करेंगे और इनसे सबसे पहले यही सवाल जानेंगे। तो आप बताइए कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए उसमें से कितने विदेशी थे, कितने बांग्लादेशी थे और कितने रोहिंग्या थे। जी, जहाँ तक आपका सवाल ये है कि कितने विदेशी थे, कितने रोहिंग्या थे, आप देखे होंगे कि जब यह चुनाव आयोग के द्वारा यह फैसला लिया गया और इस पे काम भी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश जारी किए, जैसे कि आपको मालूम होगा। हाँ। कि अब देख रही कि आधार कार्ड को भी मान्यता दी गई है। हाँ। और 65 लाख जो नाम कटे हैं उसे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने उनका लिस्ट मांगा है और उनकी लिस्ट शायद सौंप भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसको जारी भी किया जाएगा। जारी किया गया और इसको इस लेवल पर जारी किया जाएगा, एक बूथ लेवल पर जारी किया जाएगा कि मतलब इस बूथ पे इतने नाम कटे हैं, इस बूथ से इतने नाम कटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही पारदर्शी तरीका है ये। यदि मान लीजिए बूथ लेवल पर किया जाता है तो बूथ लेवल पर अगर ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता झलकेगी। लोग अच्छे से देख पाएंगे कि मेरा नाम कटा है, क्यों कटा है, या मान लीजिए कोई गलत तरीके से नाम कट गया। क्योंकि देखिए अंकुर जी, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे काम में इन्वॉल्व जो है वो ह्यूमन पावर का इन्वॉल्व है। अगर मशीन के द्वारा किया जाता तो शायद इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा चांस होती है, लेकिन जिसमें अगर आदमी जुड़ा हुआ है, खुद BLO जाके आधार कार्ड ले रहा है, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, नाम जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्यूरेसी की कमी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस पर लगे ही हैं और मुझे लगता है जल्द ही जैसे ही बूथ लेवल पर नाम आ जाएंगे तो उसमें ये भी आंकड़ा आ जाएगा कि कितने विदेशी हैं, कितने कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, सब जानकारी आ जाएगी सामने। तो इसका डेडलाइन क्या है? जब सब कुछ स्पष्ट रूप से साफ हो चुका है तो इसका एक डेडलाइन होना चाहिए ना। जब 65 लाख लोगों के नाम कट गए तो ये स्पष्ट हो गया कि 22 लाख उसमें मृत हैं, 36 लाख स्थानांतरित हैं, 7 लाख गलत प्रविष्टियाँ, डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ शामिल है। तो इसका एक डेडलाइन होना चाहिए कि कब तक ये बात पता चल जाएगी कि कितने विदेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं। कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, तो जिस तरह से चुनाव बहुत नज़दीक है तो ये बहुत जल्द ही जारी कर देना चाहिए और जारी हो भी जाएगा। क्योंकि देखिए ना तो मैं सरकार में हूँ ना मुझे किसी सर्विस में हूँ मैं, तो मैं अपने बुद्धि के अनुसार या फिर जिस तरह से कोई भी काम होता है उसकी जानकारी के अनुसार से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चुनाव से पहले ये हो जाना चाहिए और यही उचित होगा। सरकार के लिए भी उचित होगा, चुनाव आयोग के लिए उचित होगा और वोटरों के लिए भी उचित होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं देखिए आप
मोदी जी का तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी के बारे में और आपको भी सच्चाई लग रही है, तो इसका कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपका झुकाव शायद महागठबंधन की ओर ज़्यादा है। ऐसी बात क्योंकि नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है तो लोग एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाते ही हैं। ये आज की बात नहीं, वरना आप किसी भी चुनाव में देखें तो हमेशा से ये आरोप लगते आ रहा है। आप देखे होंगे कि जब देखिए बात की जाए, इससे पहले आप देखे होंगे 2019 में जो चुनाव हुई थी, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ये जोर शोर से लोग आरोप लगाए थे अन्य पार्टी कि ईवीएम घोटाला हुआ, वोटिंग सही तरीके से नहीं हुआ। फिर आप देख ले 2025 की जो 2024 में जो चुनाव हुई है, उनमें कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को 90 सीट, कितने सीट आए हैं? 99 सीट, सॉरी 99 सीट लेकर आई। तो वो मिथ्या तो वहाँ खत्म हो गया कि मान लीजिए इतने अंतराल में बदलाव हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं ईवीएम का तो मामला नहीं है, मसला नहीं है। तो सरकार जब भी चुनाव कोई होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अन्य पार्टी पर, प्रतिद्वंदी पर या प्रतिद्वंदी के द्वारा सरकार पर हमेशा से आरोप लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि आप भी शायद महागठबंधन के ज़्यादा करीब हैं, तो आप भी मोदी के। ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि मोदी आयोग इसलिए कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो पूरा ब्यौरा दिया, पूरा सबूत दिया, इसके बावजूद भी जांच क्यों नहीं करवाया चुनाव आयोग? देखिए जहां तक उल्टे राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जबकि शपथ पत्र देने का काम सरकार का है, अंकुर जी, श्वेत पत्र देने का काम सरकार का है, सरकार को देना चाहिए था और चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए था। अंकुर जी, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। जहाँ तक अब राहुल गांधी जी की बात कह रहे हैं, तो आप तो ये भी न्यूज़ देखे होंगे कि एक दिन के अंदर एक औरत कैसे पलट गई, कि उन्होंने बताया कि रंजू देवी ने कैसे पलट गई। उन्होंने राहुल गांधी के सामने ये कहा था कि मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम कट गए। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी परिवार का नाम नहीं कटा है, वोटर लिस्ट में नाम है। तो राहुल गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, तो यही उधेर-बुन में फंसे रहते हैं वो, और हमेशा लड़खड़ा जाते हैं। देखिए एक होता है कि मान लीजिए चलिए किसी चीज़ में कूदे हैं तो अच्छे से कूद जाए। अरे भाई आप चोरी कर रहे हैं तो पता क्या चलने दे रहे हैं, पता मत चलने दीजिए। जब चोरी करके पता चले तो चोर हो गए आप। तो राहुल गांधी जी के द्वारा मेरे समझ जो भी तथ्य लाए जा रहे हैं और जो भी काम पर जोर डाल रहे हैं, वो जो भी, मुझे उनमें जोर नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो कमजोरी, कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस होती है मुझे तो ये लगता है कि अगर यदि बिहार चुनाव की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि मुकेश सहनी जो है उनसे ज़्यादा बिहार में पॉपुलर है। तो खैर ये आप लोगों की सोच समझ पे भी डिपेंड करता है और कि आप राहुल गांधी को किस तरह से लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है। प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है बिहार में, तो ये बात तो अलग है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसी वोट चोरी को लेकर और इसी SIR को लेकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, और उस यात्रा में जबरदस्त भीड़ हो रही है, जबरदस्त लोगों का हुजूम जुट रहा है। तो क्या इसका असर अभी आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? पहले आपको ये चीज़ बताइए कि ये SIR का जो मामला है, जो पुनरीक्षण हो रहा है, वो क्या पहली बार हुआ है? नहीं, 2003 में भी हुआ था। तो ये हमेशा रिवीजन होना चाहिए। और मेरे समझ से जो इतना गैप हुआ ये गलत है। देखिए मेरे भैया भी, मेरे खुद के भाई जो है 2017 में डेथ कर गए, लेकिन उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में है। मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग जो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, जो कहीं और शिफ्ट हो गए, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है। यहाँ के वोटर लिस्ट में भी है, वहाँ के वोटर लिस्ट में भी है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मेरी दादी जो है 2010 में डेथ की है, उनका भी नाम है वोटर लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो इतने गैप पे हो रही है, इतने दिनों के गैप पे, ये इतने दिनों के गैप पे नहीं होनी चाहिए।
मेरे समझ से जिस तरह से प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होता है, उसी तरह प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है ये चीज़ करना चाहिए सरकार को, चुनाव आयोग को। और देखिए, जहाँ तक बात है कि बता रहा हूँ, आपको पता होगा गृह मंत्रालय के अंदर में आता है नागरिकता। नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है, लेकिन चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। नहीं, आप यही मैं आपको समझा रहा हूँ। SIR क्योंकि आप नागरिकता की ही जांच कर रहा है। आप चूंकि महागठबंधन के ज्यादा करीब हैं, तो आप इस एंगल से ले रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले आरोप बेबुनियाद है। जब कड़े सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग आरोप नहीं, हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। ये चीज बताइए आप हमको, ये आरोप शुरू में लगा था। शुरू में राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया। जब उनको समझाया, अरे भाई नागरिकता है अमित शाह के अंदर, लेकिन वोटर लिस्ट जो है वो होता है चुनाव आयोग के अंदर, तो सब शांत हो गए। अरे हम तो पकड़ा गए। भाई नागरिकता, किसी का नागरिकता तो नहीं छीन रहा चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब ये नहीं कि आपका नागरिकता छीना गया। या मान लीजिए मेरे भैया डेथ कर गए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया, तो इसका क्या मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे भैया भारतीय नागरिक थे। क्या उनके संतान भारतीय नागरिक नहीं है? तो इस चीज को समझिए। अगर हवा चल रहा है तो हवा में मत बहिए। हवा में बहिएगा तो एक पंख टूट जाएगा, एक पंख इधर उड़ जाएगा। समझिए इस बात को। नागरिकता है गृह मंत्रालय के अंदर, लेकिन वोटर लिस्ट जो होता है वो चुनाव आयोग के अंदर होता है। तो जिसका पूरा जिम्मेदारी किनको बनता है? चुनाव आयोग को बनता है। और एक चीज और बता रहे हैं आपको, आपने देखा होगा बिहार में खूब युवा उमड़ रहे हैं, खूब भीड़ हो रही है महागठबंधन के रैलियां में। इसमें आप खुद बताइए, ये भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात है क्या? नहीं, भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। बिहार में पैसे देकर भीड़ इकट्ठी कर दी जाती है बिहार में, खासकर मोदी जी की रैली में। नहीं, आप ये, मैं मोदी जी पे ही सवाल नहीं करता। देखिए, इस पे पारदर्शिता में रखना चाहता हूँ। चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे राहुल गांधी जी की रैली हो, चाहे किसी भी नेता की रैली हो, यदि पैसे का, जातिवादी का और सब समीकरण जोड़ा जाए तो भीड़ इकट्ठा करना आसान होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भीड़ इकट्ठा। हाँ, बात ये है कि बिहार चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, मुझे जो लग रहा है, मेरे हिसाब से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, जो काफिला देख रहे हैं, ये मेरे समझ से धड़े के धड़े रह जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप महागठबंधन के करीबी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। निष्पक्ष होकर मैं सवाल पूछता हूँ और एक सवाल पूछ लेता हूँ महागठबंधन से। तो मैं झलक गई। नहीं, मैं महागठबंधन से भी एक सवाल पूछ लेता हूँ कि 2003 में जब ये SIR हुआ था, तब महागठबंधन की ही सरकार थी, RJD की सरकार थी। और इस बार भी जब हो रहा है तो इस बार NDA की सरकार है, लेकिन उस समय RJD ने विरोध नहीं किया और इस समय RJD विरोध कर रही है। ये तो सत्ता का खेल है, ये सत्ता का खेल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको पता हो, GST जब कानून भारत में आया, इससे पहले कांग्रेस लाने वाला था। कांग्रेस लाने वाला था। हम इसके लिए रोड पे उतरे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, रोड पे उतरे हुए थे GST के विरोध में। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आया, बीजेपी की सरकार आई, तो GST उनके द्वारा पास किया गया। तो ये क्या होता है कि जब सरकार बनती है तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरे हिसाब से काम हो। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए जनता की भलाई भी होती है, क्योंकि अब वो दौर चले गया अंकुर जी कि आपको जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। आप समझिए, इससे पहले तेजस्वी यादव जो पिछले चुनाव में, उन्होंने सीधा एक लाइन में अपना जवाब रखा था अपना, कि जो भी नेता या जिनका भी बैकग्राउंड खराब है, यानी मान लीजिए क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको मैं टिकट नहीं दूंगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आनंद सिंह जैसे नेताओं को उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि अब पता है कि पहले वाला जमाना नहीं है भाई। अब आपको पारदर्शिता रखना पड़ेगा, आपको वोटरों को समझना पड़ेगा, आपको जनता को समझना पड़ेगा। तो अब जनता भी देखती है, देखिए सब बच के निकल रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का ही देख लीजिए, जब 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, कहाँ पे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे थे भाई कहाँ से लाएगा पैसा की। हाँ बिल्कुल। जैसे चुनाव सामने आया 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक
उलटफेर है, राजनीतिक रणनीति है ये, तो इस पे ज़्यादा आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, एसआईआर की बात हो ही रही है और एसआईआर की बात करते करते हम वोटर अधिकार यात्रा तक पहुंच चुके हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों खुद को राम लक्ष्मण बताते थे। तेज प्रताप कहते थे कि हम दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह हैं, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया और कहा कि इस तरीके का यात्रा निकालना लोकतंत्र का हनन करने के बराबर है और जो जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, और ये लोग मुद्दे पर बात न करके वोट चोरी और एसआईआर की बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये तेजस्वी यादव पर तेज प्रताप यादव ने ही निशाना साध दिया। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है पता है, ये जो है ना राजद का खेल बहुत पुराना खेल है। देखिए जब तक लालू यादव जी हैं, जीवित है, तब तक इस तरह का खेल आप देखते रहेंगे। उन तेज प्रताप यादव को पार्टी से हटाना और परिवार से हटाना, उनको लगा कि मुझे पब्लिक से अच्छा रिक्शा मिला, चूँकि मिला भी, लोगों ने सराहाया, लेकिन ये दूरदर्शिता को नहीं देख पाए। क्योंकि देखिए अगर तेज प्रताप यादव को आप देखिए तो उनका भी एक अलग जनाधार है, बहुत अच्छे लेवल पे फैन फॉलोवर है उनके। आपने उनको साइड कर दिया तो इनका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। अब वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, पलायन पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अच्छा अंकुर जी ये बताइए, वोट अगर मान लीजिए, मैं जैसा कहा कि एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है, मान लीजिए किसी बूथ से 10 वोटर का नाम इलीगल तरीके से हट गया, तो क्या इसका असर सिर्फ और सिर्फ राजद पर पड़ेगा? नहीं, इसका असर तो दोनों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इसको इतना नहीं, मैं समझता इतना तुल नहीं देना चाहिए, हवा नहीं देना चाहिए इतना इस चीज़ को। बात अभी बिहार में रोजगार की है, पलायन की है, स्वास्थ्य की है। अभी भी आप जाके देखिए बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेरे साइड में कितने गांव ऐसे हैं जहाँ बच्चे को सांप काट लेता है तो एंटी वेनम के अभाव में मारे जाते हैं। तो किसी भी पार्टी को इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये सब तो क्या है, एक हवा बनाने के लिए है अधिकार। देखिए कितना खर्च होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए अंकुर जी, उस पर महागठबंधन और मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मानवता की, कि क्या बिहार हमेशा पिछड़ा ही रहेगा? बिहार की जनता हमेशा अपने आप को मजदूर क्लास ही समझ ले, मान ले? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए बिहार में बहुत बदलाव हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत बदलाव किया। मेरे घर से मेरे जिला मुख्यालय जाने में 1 दिन लग जाता था। अगर सुबह 5 बजे चलूँ तो शाम को 4 बजे 3 बजे ऐसे पहुंचते थे जिला मुख्यालय। लेकिन अब वो समय आ गया कि 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिजली की तो आप भी देखे होंगे, अगर एक ट्रांसफार्मर अगर आपके मोहल्ले का उड़ जाए, एक ट्रांसफार्मर, तो 6 महीने 7 भर लग जाते थे। बात किया जाए शिक्षा को, देख लीजिए कितने वैकेंसी दिए हैं गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से विकास करने की कोशिश की, और जो कुछ धरातल पर दिख भी रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, पटना मेट्रो सोचे थे आप? अच्छे शहर में मेट्रो नहीं है अभी। भारत के अच्छे शहर में मेट्रो नहीं है, और मुझे लगता है 1-2 दिन में, 3 दिन में या अगले मंथ तक यहाँ पे मेट्रो का शुभारंभ भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता विकास को वोट करेगी। अब जातिवाद से बिहार थोड़ा उठ चुका है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह उठ चुका है, लेकिन थोड़ा जरूर उठ चुका है जातिवाद से। तो जनता से भी यही उम्मीद है, और सरकार से भी यही उम्मीद है। जनता से ये उम्मीद है कि भाई उन्हीं को वोट करे जो काम करते हैं, और सरकार से भी उम्मीद है कि भाई सरकार बने तो जनता के लिए काम करे। लेकिन इसी बीच में आपने एनडीए की तरफदारी बहुत खूब कर दी।
नहीं देखिए, तरफदारी की बात है, सच्चाई की बात है। आप बताइए कि कहाँ नीतीश कुमार जी का कहाँ कमजोर पड़े, बताइए आप। नहीं, नीतीश कुमार ने अपने 5 या 10 सालों के काम 5 या 10 सालों तक अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद जिस सुस्ती के साथ काम किया है कहाँ वो सुस्ती? आप देखिए, अब आपको सुस्ती कहाँ बताइए। पटना में कितने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, गांधी सेतु पुल के अगल बगल पैरेलल में भी पुल का निर्माण हो रहा है, मेट्रो बन गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया अभी है। आप डबल देखिए, डेकर जो बना है वो धंस गया। डबल देखिए, कहीं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस बात को समझिए। आप काम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो ही जाता है, क्योंकि भारत जो है तो पूरा ये बिहार तो की बात नहीं। चुनाव आते हैं तब नीतीश जी काम करने लगते हैं, टीआरई कैसे कैसे अब चुनाव देने लगते हैं। टीआरई 1 कब आया था? इसके बाद नहीं आप हमको टीआरई 1 कब आया था? अभी एसटीईटी का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी एसटीईटी का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, छात्र सड़क पर हैं, देखिए, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एसटीटी का एग्जाम, आज किसानों का प्रदर्शन था, देखिए, कल डीलरों का प्रदर्शन था। देखिए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, समझिए अंकुर जी, इस बात समझिए। एसटीटी, मैं इसके पक्ष में हूँ कि एसटीटी का एग्जाम होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ कि भाई जिसके कारण हम जाने जाते हैं, किसान जो मेरा बेस है, सबसे ज़्यादा उसी के लिए काम करना चाहिए। मैं इनके पक्ष में हूँ। लेकिन वो डीलर्स, आप भी समझते हैं, डीलर्स लोगों का अभी तो बहुत सुधार हुआ है। पहले तो डीलर्स लोगों का आप समझते होंगे कि कितना सामान आता था और कितना वितरण हो पाता था और कितना जेब में जाता था। मैं चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों में सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के समय में ये सब का जमावड़ा, ये सब प्रोटेस्ट आप देखेंगे, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक रणनीति है। तो नीतीश जी तो राजनीतिक रणनीति के तहत ही सारे काम चुनाव के समय ही कर रहे हैं। नहीं, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। सौगातें चुनाव के समय दे रहे हैं। वो हमेशा से, जब से सरकार बनी उनकी, तब से। आप बताइए अंकुर जी, आप बताइए, याद कीजिए 2008-9 की बात, क्या हमारी माँ बहनें रोड पर निकल पाती थी शाम को? नहीं निकल पाती थी। आज देख लीजिए, जंगल राज का असर था। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में काम का जोर हुआ। शायद इसका एक और एंगल हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अब ये सोच रहे हो कि मैं आगे बहुत कम दिन के लिए मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, जैसा कि उनका लग रहा था। हो सकता है कि वो ये भी जोर देते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं बिहार के लिए कर दूँ, ये भी है। लेकिन ये चुनाव का ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये तो था हमारा एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा के साथ ही तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत और हमारी राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए एजे न्यूज़।